नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदयेश को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर खासा बवाल हुआ था। अब विवाद के बाद बंशीधर भगत ने माफी तो मांग ली है, लेकिन अपना बयान वापस लेने की बात कही है। रानीखेत पहुंचे भगत ने कहा कि मेरी भावना इंदिरा हृदयेश को लेकर गलत नहीं थी और अगर किसी को बयान गलत लगा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इससे पहले भगत ने ट्वीट करके भी अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। हालांकि भगत ने माफी अब भी नहीं मांगी है, जबकि कांग्रेस माफी की मांग कर रही है। मुझे पता लगा है कि इससे हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी काफी आहत हुई हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस दृष्टि से उस बात को बिल्कुल नहीं कहा। इंदिरा हृदयेश जी हमारी वरिष्ठ हैं और नारियों का सम्मान करना मेरा ही नहीं, मेरी पार्टी का परम कर्तव्य है। मैंने सामान्य वे में एक बात कही, इसका अगर उनको कोई कष्ट पहुंचा है तो निश्चित रूप से मैं हृदय की गहराइयों से खेद प्रकट करते हुए अपने शब्दों को वापस लेता हूं। इंदिरा हृदयेश पर दिए बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरीके से घिर गए हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष ने भगत के बयान को माफी के लायक नहीं माना है। इंदिरा ने कहा है कि बीजेपी तय करे कि भगत उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक हैं या नहीं। इंदिरा ने कहा कि उन्होंने इतने बड़े संसदीय जीवन में कभी ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो बंशीधर भगत ने मेरे लिए किया है। इस तरह के शब्दों के बाद माफी होती ही नहीं है और मैं कोई माफी की उम्मीद, जो माफी मांगने का जिसका मन होता है वो इतनी अशिष्ट असंसदीय भाषा नहीं बोलता है। कभी इतने बड़े जीवन में हमारे मुंह से कभी किसी के लिए नाराजगी भी हो, गुस्सा भी हो और काम ना भी हुआ हो तो भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग हमने अपने 40 साल के विधायी जीवन में न सदन में न सदन के बाहर किया। दिल्ली से कोरोना के इलाज के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत बुधवार को देहरादून पहुंच गए। मुख्यमंत्री अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। वहीं उनकी पत्नी और बेटी भी स्वस्थ होकर देहरादून लौट चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वो दवाओं के साथ ही दुआओं से भी ठीक हुए हैं और वो डॉक्टर्स, शुभचिंतकों और जनता के आभारी हैं, जिन्होंने उनके लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि जल्द ही देश कोरोना से जंग जीत जाएगा, लेकिन वो सभी से कहना चाहते हैं कि सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सावधानी बरतने की अभी लंबे समय तक आवश्यकता है। देखिए, मैंने जो इस बीच में अनुभव किया अस्पताल में रह करके और डॉक्टर्स से बातचीत करके, कि वायरस भी एक जीव है, वो भी जीना चाहता है और जब हमको शत्रु लगता है, हम उसके पीछे लगते हैं उसको नाश करने के लिए, तो वो अपने बचने के तरीके ढूंढता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम उससे दूर रहें। आदमी सावधान रहे तो इससे बचा जा सकता है। अभी सतर्कता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया कि ये इंटरनली काफ़ी कमज़ोर करता है और उससे तरीका भी वही है कि हम मास्क लगाएं, हाथ धोएं, दूरी बना के रखें, जितना भी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो करना चाहिए। उत्तराखंड में बुधवार को कोविड के 227 नए केस सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई है। अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। कोरोना के एक्टिव मरीज भी घटकर 3500 रह गए हैं, जबकि अब तक कुल कोरोना केस 92,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर हम आज की बात करें तो देहरादून में 69 नए केस आए हैं, वहीं नैनीताल में 60 नए कोविड केस आए हैं। पिथौरागढ़ में साप्ताहिक बंदी को लेकर विवाद हो गया है। व्यापार संघ ने हफ्ते में 2 दिनों तक दुकानें बंद रखने से साफ इनकार कर दिया है। ये बात अलग है कि पहले व्यापार संघ ने ही 2 दिनों के लॉकडाउन के लिए सहमति जताई थी। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिथौरागढ़ में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। साल के पहले हफ्ते लॉकडाउन पूरी तरह से सफल भी रहा, लेकिन अब व्यापार संघ ने लॉकडाउन को लेकर यू टर्न ले लिया।
व्यापार संघ का कहना है कि बीते दिनों लगे लॉकडाउन में सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए गए थे, जबकि बैंक और सरकारी ऑफिस पहले की तरह खुले रहे। ऐसे में आधे अधूरे लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ बाजार बंद थे, बैंक खुले हुए थे, ऑफिस सारे खुले हुए थे, लोगों की आवाजाही वैसी थी जैसी दुकान खुलने पे होती है। तो हमें ऐसा लगा कि इस बंद का कोई औचित्य नहीं रहता है कि अगर सब चीजें खुली हुई हैं, सिर्फ दुकानें बंद करने से ही इस चीज पे रोकथाम लगाई जाए, ये शायद सही नहीं है। कोरोना संकट के बाद से ही व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वक्त के साथ पिथौरागढ़ का कारोबार पटरी पर लौट रहा था, तो कोरोना के फिर बढ़ते मामलों ने राह में रोड़ा अटका डाला। ऐसे में अब व्यापारियों का बड़ा तबका लॉकडाउन के बजाय अन्य विकल्पों पर अमल की मांग कर रहा है। ये बात अलग है कि व्यापार संघ के विरोध के बावजूद प्रशासन को अभी उम्मीद है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए सहमति के आधार पर उनके बैठक हुआ था। उसमें विधायक जी की तरफ से भी प्रतिभाग किया गया था और सभी की सहमति से शनिवार रविवार का प्रतिबंध लगाने का अनुरोध को स्वीकार किया गया है। उसके अनुसार ही हमने अभी तक अपना कार्रवाई किया है। भविष्य में भी इसी तरीके से साप्ताहिक बंदी को सुचारू रखा जाएगा। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि व्यापार संघ के विरोध के बाद प्रशासन क्या रणनीति अपनाता है, ताकि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगे और लोग खुद को सुरक्षित भी महसूस करें। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से 2 मामलों में सीएम की तारीफ की है। हरीश रावत ने कहा है कि बंशीधर भगत के बयान से बीजेपी रसातल में चली जाती, लेकिन सीएम ने खुद नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश से माफी मांगकर बड़ा संदेश दिया है। वहीं 4 जनवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देहरादून में केजरीवाल मॉडल की तारीफ की और राज्य सरकार पर निशाना साधा, लेकिन हरीश रावत ने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र और सरकार अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तराखंड हम सबका है। चीफ मिनिस्टर, हम राजनीतिक विरोध है, हम भाजपा और त्रिवेंद्र सिंह की राजनीति दोनों को बिल्कुल खारिज करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक सामूहिकता की नज़र से देखना पड़ता है। अब दूसरी बात, भगत जी ने, बंशीधर भगत जी ने अपनी पार्टी को रसातल में डुबा दिया था एक बयान दे करके, और त्रिवेंद्र सिंह जी ने माफ़ी मांग, एक प्रकार से खेद प्रकट करके माफ़ी जैसी मांग करके अपनी पार्टी को भी फजीयत से बचाया और साथ ही साथ एक राजनीति के अंदर अच्छा दिल दिखाया। इसके अलावा पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भारत रत्न देने की मांग की है। हरीश रावत का कहना है कि सोनिया गांधी ने भारतीय महिला की गरिमा को नई ऊंचाई दी है, जबकि मायावती में शोषित और पीड़ित लोगों के मन में अद्भुत भरोसा जगाया। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हरिद्वार से विधायक और मंत्री मदन कौशिक का यह कहना है कि यह बयान कांग्रेस की परेशानी को जाहिर कर रहा है और कांग्रेस के साथी तलाश कर रहे हैं, जबकि हरीश रावत ने इसे खारिज किया है। मकर संक्रांति के स्नान में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान पर्व होगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी किसी श्रद्धालु पर नहीं होगी। ओपन रहेगा, जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबको ठीक प्रकार से स्नान की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और मैं समझता हूँ कि जो 14 जनवरी का पर्व स्नान होता है, इसमें जो प्रत्येक वर्ष भी यदि होता है तो प्रत्येक वर्ष भी इसमें कुछ क्षेत्र विशेष के लोग पर्याप्त मात्रा में आते हैं, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार की देर रात पुलिस ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस के जवान हथियार समेत आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान आईपीएस संजय गुंजियाल भी मौजूद थे। अब देखिए मॉक ड्रिल की तस्वीरें जो हरिद्वार स्टेशन से सामने आई हैं कि कुंभ के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसको कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल की गई। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कैसी चल रही हैं तैयारियां कुंभ के आयोजन को लेकर? मॉक ड्रिल की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। देखिए अमित, महाकुंभ को लेकर सरकार की जो तैयारियां हैं करीब करीब अपने अंतिम दौर में हैं।
14 जनवरी को जो स्नान होगा मकर संक्रांति का, एक तरह से ये मॉक ड्रिल भी हम इसको कह सकते हैं महाकुंभ की तैयारियों की, और एक अच्छा मौका भी होगा सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, कि वो अपनी तैयारियों को परखें कि किस तरह से जो महाकुंभ जो 11 मार्च को पहला शाही स्नान होगा महाशिवरात्रि के पर्व पर, उसकी किस तरह से तैयारियां होगी, उसका एक तरह से रिहर्सल हो जाएगा 14 जनवरी को। मोटे तौर पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 15 लाख के आसपास श्रद्धालु मकर संक्रांति के स्नान पर हरिद्वार पहुंचेंगे। इसके तहत जो तैयारियां हैं, करीब 1000 से ऊपर के आसपास पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस हरिद्वार पहुंच चुकी हैं। लगातार पुलिसकर्मियों का पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू है। जो प्रशासन है वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कल डीजीपी भी हरिद्वार का दौरा करेंगे। जो तैयारियां हैं और जो आगे के दिशा निर्देश होंगे वो पुलिसकर्मियों को जारी किए जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इससे पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से लगातार कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, किस तरह से मकर संक्रांति का स्नान होगा, किस तरह से महाकुंभ की तैयारियां होंगी, जो महाकुंभ में 4 शाही स्नान होने हैं वो किस तरह से होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार जो कोरोना के मामले हैं, जो कोरोना के नए केसेज हैं, उनमें वो लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है और शायद यही कारण है कि सरकार ने मकर संक्रांति के पर्व पर एक तरह से खुली छूट दे दी है तमाम श्रद्धालुओं को कि वो आ सकते हैं हरिद्वार में, मकर संक्रांति पर स्नान कर सकते हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि एक सरकार के लिए अपनी जो तैयारियां हैं उनको जांचने परखने का एक अवसर होगा मकर संक्रांति के पर्व पर, कि किस तरह से जो भीड़ आती है, जो श्रद्धालु आते हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अग्नि अखाड़े के काली मंदिर पीठाधीश्वर संत कैलाशानंद ने अग्नि अखाड़ा छोड़ दिया है। अब वो निरंजनी अखाड़े के सन्यासी बन गए। इसके बाद अब काली मंदिर पीठ कैलाशानंद के अंकुश को बैठाने की तैयारी कर ली गई है। बुधवार की शाम को अग्नि अखाड़े में ब्रह्मचारी के रूप में अंकुश का अभिषेक किया गया और साथ ही 2 अन्य ब्रह्मचारियों को भी अग्नि अखाड़े के संत के रूप में दीक्षा दी गई। कैलाशानंद भले ही निरंजनी अखाड़े में चले गए हों, लेकिन अग्नि अखाड़े के स्वामित्व वाली काली मंदिर पीठ पर भी वो आजीवन पीठाधीश्वर बने रहेंगे। उनके बाद पीठ पर उनका शिष्य ही पीठाधीश्वर बनेगा। 3 शिष्य को दीक्षा दिया गया। वो पूर्व दीक्षित थे, जिसमें 2 ब्रह्मचारी, एक जो हमारा निजी सेवा में रहता था, आज उसको भी पूज्य हरिगिरी जी महाराज की देखरेख में उसको भी दीक्षा दिया गया और उसका नाम पूर्व में अंकुश शुक्ला था। अब उसका नाम जो है वो अवंतिकानंद ब्रह्मचारी रखा गया। राजधानी देहरादून स्थित कारगी चौक इलाके के लोगों को अब कूड़े की बदबू से निजात मिलने जा रही है, क्योंकि उसके लिए नगर निगम इस इलाके में कूड़े के लिए कंप्रेस ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारी में है, जिसमें कूड़ा अब जमीन पर ना फेंककर सीधे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शीशमबाड़ा में ले जाया जाएगा, जो शहर के कूड़े को बिना जमीन पर डंप करे सीधे शीशमबाड़ा प्लांट में भेज देगा, जिससे इलाके में बदबू से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। और बात करते हैं मौसम की, तो बुधवार को दिन भर पहाड़ों में खूब बर्फबारी हुई है। विश्व प्रसिद्ध औली में इस बार ठंड के साथ जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद जहां एक बार फिर से सैलानियों ने औली का रुख कर लिया है, तो वहीं स्थानीय व्यापारियों में रोजगार की आस भी जगी है। जिस तरह से आज मौसम ने औली पर अपनी मेहरबानी दिखाई है, उससे न सिर्फ औली बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है, बल्कि सैलानी भी औली पहुंचने लगे हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सैलानी औली पहुंचकर आनंद ले रहे हैं। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चोपता दुगलबिट्टा में बुधवार को दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी के बाद चोपता दुगलबिट्टा की प्राकृतिक सुंदरता को 4 चांद लग गए। चोपता के मखमली घास के सुंदर बुग्याल अब बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर यहां पहुंचने वाले पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। प्रशासन ने भी चोपता बर्फबारी के बाद बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई हैं, जिससे सड़कों से बर्फ को हटाया जा सके। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे चला गया है, लेकिन धामों में रह रहे साधुओं की साधना निरंतर चल रही है। यमुनोत्री धाम भी पूरी तरीके से बर्फ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन वहां मौजूद हनुमान मंदिर के साधु भरतदास अपनी साधना और पूजा में जुटे हुए हैं। बर्फबारी के बीच भी भरतदास ने यमुना की आराधना करनी नहीं छोड़ी है। यमुनोत्री धाम में नियमित सुबह और शाम यमुना की आरती होती है। तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं, जहां पर
बाबा भरतदास मां यमुना की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच उनकी आराधना, उनकी साधना निरंतर जारी है। पिथौरागढ़ में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। ये नज़ारा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी का है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी के बाद पंचाचूली की चोटियां शाम होते होते कुछ इस तरीके से नजर आ रही हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। ढलती धूप के साथ पंचाचूली की चोटियां सोने की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रकृति के कद्रदान इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं, लेकिन ये नज़ारे हर किसी को नसीब नहीं होते। आपकी टीवी स्क्रीन तक इन बेहतरीन नज़ारों को न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा ही होता है। चमोली के ईरानी क्षेत्र में जहां महिलाएं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रही हैं, तो वहीं युवा अपने मवेशियों को जंगल से बर्फबारी के बीच घर लेकर जा रहे हैं। ग्रामीण इस बर्फबारी को खेतों के लिए अच्छा बता रहे हैं। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां पर द्वाराहाट में बुधवार को कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां विधायक महेश नेगी की गिरफ्तारी और जिला विकास प्राधिकरण को हटाने की मांग की गई। कांग्रेस का कहना है कि अधिकारी प्राधिकरण के नाम से लूट मचाने में लगे हुए हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया ने पिथौरागढ़ में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रमों से जुड़े सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान गड़िया ने पीएमजीएसवाई वन विभाग के कुछ प्रोजेक्ट की धीमी चाल पर नाराजगी भी जताई और साथ ही कहा कि अन्य विभागों ने बेहतर प्रगति की है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार कर दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी में 5 नए प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल किए गए हैं। साल 2022 की तैयारी में पार्टी जी जान से जुटी हुई है। अब अपने संगठन को और नए लोगों को जिम्मेदारियां देकर आगामी चुनाव को लेकर पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी का कहना है कि पार्टी बहुत तेजी के साथ संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है और 31 जनवरी तक पार्टी सभी स्तरों पर कार्यकारिणी का गठन कर देगी। लिस्ट उसमें 4 लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 5 लोगों को और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो कुल मिलाकर 9 प्रदेश उपाध्यक्ष अब हमारे संगठन में हैं। उसके साथ साथ आज 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं उनको हम लोग आज जिम्मेदारी दे रहे हैं। और चलिए बात करते हैं पहाड़ एक्सप्रेस की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उधम सिंह नगर में जिला पंचायत 19 बैरियर पर फीस वसूली कर सकेगी। डीएम ने बैरियर बंद करने के आदेश दिए थे। देवप्रयाग में बारजूला के कई गांव में बिना सड़कों के ही परेशानियों से जूझ रहे हैं ग्रामीण। अनशन की शुरुआत। प्रतियोगी परीक्षा केंद्र पहाड़ों में नहीं बनाए जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में किया प्रदर्शन। चंपावत के बनबसा में व्यापार मंडल चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चुनाव परिणाम में अध्यक्ष परमजीत, उपाध्यक्ष संजय ठाकुर और महामंत्री अभिषेक बने। पौड़ी में 8 जनवरी को होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पौड़ी में 722 टीकाकरण केंद्रों पर ड्राई रन होगा। पौड़ी के श्रीकोट में 5 साल के इंतजार के बाद नर्सिंग कॉलेज में क्लासेस शुरू होने की राह आसान हो गई है।